हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करेंगे F9 के असाइनमेंट प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश के बारे में। इसमें 6 क्वेश्चंस है। आज मैं 2 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगी। आगे के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। जैसे कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई इंग्लिश इज़ कंसिडर्ड एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। ग्लोबल लैंग्वेज से आप लोग क्या समझते हैं? ग्लोबल लैंग्वेज का एग्जैक्ट हिंदी होता है वैश्विक भाषा, ऐसी भाषा जो विश्व भर में इस्तेमाल की जाती है। यहाँ पे पूरा आंसर लिखा हुआ है, यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं। और वैसे मैं इसे हिंदी में समझा देती हूँ। ग्लोबलाइजेशन कहने का मतलब होता है एक ऐसी फैली हुई कनेक्टिविटी जिससे हम दूसरों से कनेक्ट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली, सोशियली, टेक्नोलॉजिकली, कल्चरली, पॉलिटिकली और इकोलॉजिकल स्फेयर्स में अक्रॉस ग्राउंड लेवल एक्टिविटीज़। जैसा कि हम देखते हैं, अगर कोई किसी और देश का कोई व्यक्ति है तो उससे हमें इंग्लिश में ही बात करना होगा क्योंकि उसे हिंदी नहीं आता है। या फिर किसी और स्टेट का भी कोई व्यक्ति है, जैसे कि चेन्नई हो गया, तमिलनाडु, वहाँ के बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें हिंदी आती है। इसलिए अगर हमें इंग्लिश पता हो तो हम इजीली उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसीलिए इंग्लिश को एक ग्लोबल लैंग्वेज भी माना गया है। इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज मानने का और भी बहुत सारा रीज़न्स है। जैसे कि अगर हमें कोई बुक भी रीड करनी होती है तो ज़्यादातर जो बुक्स होते हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही मिलते हैं हमें। ज़्यादातर जो ग्रेजुएशन लेवल के बुक्स हो गए या फिर उससे आगे के जो भी बुक्स होते हैं वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही अवेलेबल होते हैं। As English educators, our objective is to equip the students with the knowledge of global literacy, also create critical awareness of how globalization defines and positions the languages, symbols, identities, communities, and future. The teachers of English need to envision of the subject of English within the context of global mass mediation, multimodal communication, migratory populations, and translational economy. यहाँ से आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर सकते हो। Every educational system aims to bring about desirable changes in the student. In order to bring about these changes in institutions arrange for the learning experiences, the success of learning can be judged in terms of the changes brought about these experiences, and this is a learning experience. Thanks to globalization, it necessitates the learning of a language which is international. Undoubtedly, English has become a world language rather than the language of only the English speaking countries. इंग्लिश एक वर्ल्ड लैंग्वेज बन चुका है जो कि पूरी दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। ऐसा ही नहीं कि इंग्लिश सिर्फ अमेरिका में ही इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पे भी अगर हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें इंग्लिश में ही बात करने को बोला जाता है। Reason being, number of people who use English as a means of communication exceeds much more than the number of people who speak it as their mother tongue. जिनका मदर टंग इंग्लिश है उससे ज़्यादा लोग आजकल इंग्लिश बोलते हैं। हमारा मदर टंग इंग्लिश नहीं है, फिर भी हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं क्योंकि हर जगह इंग्लिश यूज़ में आता है। The direct and indirect influence of English language in India has been more than 2 centuries. Various fields of education, medical sciences, engineering, technology have text materials available only in English. जैसा कि मैंने बताया, ज़्यादातर टेक्स्ट मटेरियल्स जो होते हैं इंग्लिश में ही अवेलेबल होते हैं। वो मैंने लिखा भी है, इसमें आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। Moreover, all over India, there is no single language to connect the whole country, and there are several languages spoken throughout the states. जैसा कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग भाषा बोली जाती है, बट अगर हमें हिंदी के अलावा इंग्लिश भी पता हो तो हम आसानी से सबसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इंग्लिश हैज़ कम एज ए लिंक लैंग्वेज। इंग्लिश को एक लिंक लैंग्वेज बोला जाता है। लिंक लैंग्वेज इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो एक स्टेट को दूसरे स्टेट से लिंक करता है, जोड़ता है, और एक कंट्री को भी दूसरे कंट्री से जोड़ने का काम करता है। इसीलिए इसे एक लिंक लैंग्वेज भी बोला जाता है। English has gained the status of a universal language. Considering the said facts, English becomes indispensable and unavoidable in our education system. यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ख़त्म होता है एंड सेकेंड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। और हाँ, अगर आप लोग पूरे वीडियोस देखते हो तो लाइक भी कर दिया करो यार, और सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको सारी वीडियोस टाइम पर मिल जाए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्कीमिंग एंड स्कैनिंग? एक्सप्लेन। स्कीमिंग से और स्कैनिंग से आप क्या समझते हैं? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि स्कीमिंग और स्कैनिंग, हमें अगर हम कोई भी चीज़ रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो पढ़ने का एक तरीका होता है। स्कीमिंग में हम क्या करते हैं, मेन टॉपिक्स पर फोकस करते हैं, ना कि पूरे लाइन बाय लाइन पूरा बुक पढ़ने के बजाय हम सिर्फ मेन टॉपिक्स और जो मेन उसका जो लास्ट में उसका होता है वो सारा कुछ पढ़ते हैं।
Skimming refers to looking only the general or main ideas and work best with non-fiction or factual material. With skimming, the overall understanding is reduced because you don't read everything. You read only that is important for your purpose. Skimming takes place while reading and allows us to look for details in addition to the main ideas. Process of skimming: read the title, read the introduction or the first paragraph, read the first sentence or every paragraph, also called topic sentences. आप यहाँ से बाकी सारी चीज़ें नोट डाउन कर लें. Read all headings and subheadings. Take notice of picture, charts or graph. Notice any italicized or bold words or phrases. Read the summary or the last paragraph, since the last few paragraphs may contain a conclusion or summary. You should stop skimming here and read in detail. जैसे कि हम अगर लास्ट पैराग्राफ पे पहुँचते हैं समरी पे, उसे हमें पूरा पढ़ना चाहिए क्योंकि उसी में सारे डिटेल्स होते हैं. वहाँ पे हमें स्किमिंग करना रोक देना चाहिए. If while skimming you feel you are grasping the main ideas, then you are skimming correctly. अगर आप स्किमिंग कर रहे हो यानी कि मेन टॉपिक्स पे सिर्फ फोकस कर रहे हो एंड समरी पे फोकस कर रहे हो, तो अगर आपको सारा कुछ समझ में आ रहा है देन आप सही से स्किमिंग कर रहे हो. अगर सिर्फ ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं और आपको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है तो आपको स्किमिंग करना ही नहीं आ रहा है. ये आप यहाँ से समझ सकते हैं. एंड देन वी विल टॉक अबाउट स्कैनिंग. स्कैनिंग इज़ अनदर यूजफुल टूल फॉर स्पीडिंग अप योर रीडिंग अनलाइक स्किमिंग. स्कैनिंग भी एक तरह का तरीका है जिससे हम अपनी रीडिंग को स्पीड कर सकते हैं. व्हेन स्कैनिंग यू ओनली लुक for a specific fact or piece of information without reading everything. Example, you scan when you look for your favorite show listed in the cable guide, for your friend's mobile number in your diary, and the sports score in the cable guide. जैसे कि स्कैनिंग से हम क्या समझते हैं, मान लीजिए हम टीवी पे कोई प्रोग्राम देखना चाहते हैं तो हम मेन फोकस करते हैं. जैसे कि अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखना है तो आप सिर्फ उसी पे फोकस करोगे, जाके भाभी जी घर पर है नहीं देखोगे. इसी को हम स्कैनिंग बोल सकते हैं. फॉर स्कैनिंग टू बी सक्सेसफुल यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ योर मटेरियल इज स्ट्रक्चर्ड एज वेल एज comprehend what you read so you can locate the specific information you need. Scanning also allows you to find details and other information in a hurry. Process of scanning. You can note down from here. The material you scan typically arranged in the following way: alphabetically, chronologically, non-alphabetically, by category or textually. फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है. डिस्कस द मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग स्किल इन कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रोक्स, कर्व्स, प्रॉपर शेप, साइज एंड स्पेसिंग. इसे हमें इस क्वेश्चन में हमें मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग बताना है. किसके कंटेक्स्ट में? स्ट्रोक्स, कर्व्स, प्रॉपर शेप, साइज और स्पेसिंग के कंटेक्स्ट में. यहाँ से आप नोट डाउन कर सकते हैं कि राइटिंग स्किल इज़ ए बेसिक स्किल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग. बाय यूजिंग ऑफ दिस स्किल ए पर्सन can express his ideas, thoughts, feelings and emotions to other person. Written matter remains permanent. There is no chance to destroy. Development of writing skill, meaning and importance. इसका आंसर थोड़ा लॉन्ग है, आप अच्छे से नोट डाउन कर लें. बेकॉन का जो स्टेटमेंट है वो भी यहाँ लिखा हुआ है. टीचिंग मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग. यहाँ से मैकेनिक्स मेन स्टार्ट होता है. आप यहाँ से भी अपना आंसर स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको वो सब सारा कुछ नहीं लिखना है तो. स्टेप्स इन टीचिंग मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग. स्टेज 1 प्रिपरेशन फॉर राइटिंग. सबसे फर्स्ट इसमें आता है फ्री हैंड ड्राइंग. जैसे कि बच्चे ड्रॉ करते हैं वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं.
इसको कहा जाता है स्ट्रोक्स, सबसे फर्स्ट चीज़ जिसके कंटेक्स्ट में हमें बताना था। एंड दीज आर कर्व्स। सेकेंड, कंट्रोल ड्राइंग। थर्ड, स्टेज सेकेंड, लर्निंग टू राइट। सबसे फर्स्ट इसमें आता है स्क्रिप्ट राइटिंग, लर्निंग द अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। स्टेज 3, मास्टरिंग ए मैच्योर स्टाइल ऑफ हैंड राइटिंग। यहाँ से हमारा सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। जैसे कि ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो रहा है तो मैं एक वीडियो में एक ही क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, सेकेंड वीडियो में कल अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।